तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है पोल पर वो ज़्यादा होगा, तो जी जो होगा एट पोल वो ज़्यादा होगा जी एट इक्वेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझने वाले हैं। एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लेना है तो आप GS बाय अक्षय सर टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा 100 आवर GS के अंदर इस वीडियो का पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट आपको दिया हुआ है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी द्रव्यमान युक्त पिंड होते हैं, ऐसे पिंड जिनके पास में मास होता है, वो क्या करते हैं, अपनी ओर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनके मास के कारण, इनके द्रव्यमान के कारण ये जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, यही क्या कहलाता है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इतना वीक होता है कि मैक्सिमम केस में हम इसको माप ही नहीं सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बॉल है और ये अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है, तो अर्थ अपनी ओर इस बॉल को आकर्षित कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ इस बॉल पर। वैसे ही बॉल जो है ये भी अर्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, बट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए बॉल ऊपर नहीं जा रही है, अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है। क्लियर। अभी एक आदमी खड़ा हुआ है और ये बॉल है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट इतना कम है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल है लगभग, इसीलिए बॉल जो है वो मूव नहीं कर रही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इस ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी भी आती है, अर्थ भी आती है। अर्थ एक ऑब्जेक्ट है जो कि बाकी सभी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं पर क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। और अर्थ के इसी ग्रेविटी के कारण जो बारिश की बूंद होती है वो ज़मीन पर गिरती है। अर्थ की जो ये ग्रेविटी है और मून की भी जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, उसी के कारण चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा लगाता रहता है। अगर सोलर सिस्टम में देखें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल के कारण सभी ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। अर्थ के इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जो हमारा अर्थ का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो बनाए रखने में मदद मिलती है। समुद्र के अंदर हमको जो टाइड्स देखने को मिलते हैं, ज्वार भाटा जो देखने को मिलता है, वो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। चंद्रमा जो होता है वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है, पृथ्वी पर स्थित जल को ऊपर की ओर खींचता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन अक्सर हमको समुद्री तल जो है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है और हमको समुद्र के अंदर ज्वार भाटा मतलब टाइड्स देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल के कारण ही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन जो है ये क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ दिया है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि दुनिया में हर एक कण जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो दूसरे सभी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। यही बताया न्यूटन ने। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा कण है, इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, m2 है। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स ले लिया हमने F। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी ले ली हमने, R ले ली। अब यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो उसके सेंटर मतलब केंद्र में कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस ली है, सेंटर से डिस्टेंस ली है R। तो न्यूटन ने बोला कि ये जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है ये इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये न्यूटन ने बताया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर F प्रोपोर्शनली है m1 इंटू m2 के अपॉन में R²। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटेगा, तो इसकी जगह पर एक आ जाता है कांस्टेंट जो कि है G, m1 m2 अपॉन में R²। ये G जो है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हेनरी कैवेंडिश जो था उसने G का जो है वो मान दिया है, क्या मान दिया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
एग्ज़ाम में सीधे पूछी जाती है। इसकी CGS वैल्यू भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। ये दोनों वैल्यू जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा F = G m1m2/r²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, मतलब G की। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए G जो है ये मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, गुरुत्वीय त्वरण, ये कोई फोर्स नहीं है, ये बल नहीं होता है। G जो होता है ये क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। अब ऐसे देखिए कि एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अब इस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ऊपर ले जाकर हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसे पृथ्वी जो है वो क्या करती हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, और इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे की ओर गिरता है। अब ये नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब यहाँ पर हमको वेलोसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी गतिमान चीज़ होती है उसके अंदर क्या होती है, वेलोसिटी होती हैं। तो यहाँ पर हमको वेग में क्या होगा, वेलोसिटी में वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है टाइम के सापेक्ष में। तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि ये अर्थ के द्वारा एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, तो जिसे क्या बोला गया, G बोला गया, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे G से डिनोट किया जाता है। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्ट का जो मास था वो स्मॉल m, और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M। ये दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी हमने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पर जो इनके बीच में ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो वो क्या लिख सकते हैं हम, F = G स्मॉल m, और यहाँ पर कैपिटल M अर्थ का मास आ गया, ये छोटा m जो आ गया इस ऑब्जेक्ट का मास आ गया, द्रव्यमान आ गया, अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस r, तो ये हो गया यहाँ पर r²। अभी हमने फॉर्मूला जो है वो देखा था, ठीक है। और एक F = क्या होता है, ma होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, अर्थ का एक्सेलरेशन, तो इसको a को हम क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। तो F = mg। अब दोनों को इक्वल कर दें हम, mg = G हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, स्मॉल m और कैपिटल M आ जाएगा अर्थ का मास, अपॉन में r²। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो G की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, G कैपिटल M अपॉन में r²। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको निकल के आ गया यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। G का जो मान है ये फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमको क्लियरली इस फार्मूला समझ में आ रहा है। G की जो वैल्यू है ये अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, ये मास जो है ये अर्थ का मास है, तो इस पे डिपेंड कर रही है। और G की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस पे भी मैटर कर रही है। तो कुल मिलाकर ये तीन चीज़ें हमको समझ में आई। इसका मतलब कि G की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर हम वैक्यूम में किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले जाकर छोड़ दें, अलग अलग भार वाली दो वस्तुएं हैं, तो ये दोनों वस्तुएं जो है समान समय पर ज़मीन पर पहुंचेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये निष्कर्ष जो है फ्रेंड्स सबसे पहले किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये निष्कर्ष जो है सबसे पहले किसने बताया था, तो किसने बताया था, गैलीलियो ने। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर।
अब फ्रेंड्स, ये जो हमने जी निकाला गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर जी का मान क्या होगा, और पृथ्वी के अंदर जी का मान क्या होगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो ये एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मान जो होगा वो कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और इसे कितना बताया गया है, 9.8 बताया गया है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जी की वैल्यू कितनी बताई गई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर जी की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें दो केस निकल कर आते हैं। अब चूंकि हमारी अर्थ जो है वो एकदम से गोल तो नहीं है ना, थोड़ी चपटी है वो। ध्रुवों पर जो है वो चपटी है, मतलब ध्रुवों पर जो रेडियस है वो कम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोल पर जो रेडियस है ये कम है, मतलब आरपी की वैल्यू जो है वो कम है आर ई से, इक्वेटर से। इक्वेटर पे हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो ज़्यादा है और पोल पर रेडियस कम है। और हमने देखा था कि जो जी का मान है वो दो चीज़ पे बेसिकली डिपेंड करता है, अर्थ के मास पर और डिस्टेंस पर। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अर्थ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, आर की वैल्यू घटेगी तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो मतलब मास बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, मास कम होगा तो जी कम हो जाएगा। ये तो सभी को पता ही है। तो यहाँ पर हमको पोल पर रेडियस कम देखने को मिल रही है और इक्वेटर पर रेडियस जो है वो ज़्यादा है। तो रेडियस यहाँ पर कम है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है पोल पर वो ज़्यादा होगा। तो जी जो होगा एट पोल वो ज़्यादा होगा जी एट इक्वेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो सरफेस पे तो होता ही है, पर सरफेस पर भी पोल पर मतलब ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर इक्वेटर पे होता है। क्लियर ये चीज़? तो हमको ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है वो अधिक होता है। अब सेकंड केस देखते हैं। पृथ्वी के अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं लड़का ऊपर चला गया अर्थ से ऊपर, तब जी का मान जो होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो है आर की वैल्यू वो ज़्यादा हो गई है, और आर अगर ज़्यादा होगा मतलब डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जी का मान जो है अर्थ के ऊपर जाने पर कम होता है। क्लियर हो गया आपको? अब तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी के मान में क्या अंतर हमको देखने को मिलता है। तो देखिए बच्चा जो है ये अर्थ के अंदर चला गया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अर्थ के अंदर जाने पर जी के मान में हमको क्या अंतर देखने को मिलता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये हमारी देखिए अर्थ की आउटर सरफेस है, और ये लड़का जो है ये अंदर चला गया, तो ये यहाँ पर जाके कहीं बैठ गया। अब इसके ऊपर भी अर्थ है और इसके नीचे भी अर्थ है, बीच में जाकर कहीं बैठा हुआ है ये। इसके ऊपर वाली जो अर्थ है ये क्या करेगी, इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, इसको अपने ऊपर की तरफ खींचेगी। वैसे ही नीचे वाली जो अर्थ है ये क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी नीचे की तरफ। तो ये दोनों जो फोर्स है ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जो ऊपर वाली अर्थ थी उसको हम हटा दें। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लड़का यहाँ पर आके बैठ गया। अब इसके लिए ये नई अर्थ हो गई, ऊपर वाली अर्थ हमने हटा दी, और अंदर वाली जो थी ये इसके लिए एक नई अर्थ हो गई, तो ये सरफेस पे बैठ गया। पर यहाँ पर अर्थ का जो मास था, द्रव्यमान था, वो कम हो गया। और अर्थ के जो मास से रिलेटेड हमको एक रिलेशन देखने को मिलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास अगर कम होगा तो जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसलिए अर्थ के अंदर आने पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? अगर आप रेडियस से देखोगे तो रेडियस कम हो रही है तो आपको लगेगा कि जी का मान बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अर्थ के अंदर आने पर जी का मान बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। और वो क्यों नहीं बढ़ता है वो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए हम रेडियस को कंसिडर नहीं करते हैं, मास को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तीनों चीज़ें, कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान,
वो सबसे ज़्यादा होता है, उसमें भी पोल पर, ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है और पृथ्वी के नीचे जाने पर, अंदर जाने पर भी जी का मान कम होता है। चलिए इसको एक ग्राफ से हम समझते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आपको एक ग्राफ देखने को मिल रहा होगा। ये हमारा अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की सरफेस है, ये यहाँ पर अर्थ के ऊपर जाने पर, मतलब आउटसाइड जाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हमको वैल्यू दिख रही होगी, जी की वैल्यू। तो अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ के सेंटर पर आने पर जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अंदर आने पर भी कमी होती है, ऊपर जाने पर भी कमी होती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। पृथ्वी के केंद्र मतलब सेंटर पर जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। क्लियर हो गया आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमने अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट किया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, पृथ्वी की सतह पर। सतह पे भी अगर पूछ ले तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है जी का मान, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर, बी आंसर। सर्वात्रिक गुरुत्वांक जी का मान है। जी का मान क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सी आंसर। उस बिंदु का नाम जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 होती है। विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान, इक्वेटर से हम जा रहे हैं पोल की तरफ, तो पोल पे जी का मान जो है वो ज़्यादा होता है, तो इक्वेटर पे कम होता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी का मान बढ़ेगा, तो बढ़ता हुआ है, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था, डी आंसर। तो यहाँ पर कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से फ्रेंड्स पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जीएस को लेकर एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। 100 आवर जीएस का कोर्स है जिसमें मैंने 6 से 7 सब्जेक्ट्स को अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन के थ्रू आपको पढ़ाया हुआ है। इस कोर्स में मैंने 3500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको दिए हैं टॉपिक वाइज, जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको इसमें पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।